हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 का 10 नंबर तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 3 में जो उससे जो आगे का जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। कह रहा सर कि इफ दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है। पहला मैट्रिक्स उसका फर्स्ट जो रो का एलिमेंट है एक्स प्लस वाई 2 5 एक्स माइनस वाई इक्वल टू राइट साइड जो मैट्रिक्स दिया हुआ 5 2 5 माइनस 1 और आपसे कह रहा देन ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू आपको नीचे ऑप्शन में दिया उसको हम लोग सेलेक्ट करना है। तो एक्स वाई का वैल्यू हम निकालते हैं। अच्छा, आप जानते हैं पहले सर कि दो मैट्रिक्स यदि इक्वल रहता है तो उसका ऑर्डर सेम होता है और साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है, ठीक ना। तो यहाँ ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सेम कर दो। तो एक्स प्लस वाई यहाँ लिखते हैं सर कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो 5, इसको इक्वेशन 1 कहो। और फिर सर एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 2। हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन जोड़ देते हैं तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। देखो सर 2x इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा। अब x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर देते हैं, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू 2 पुट करो तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस 2, आप y का वैल्यू लिख सकते हैं 3। मीन्स आपका x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू 3। ऑप्शन देख लेना सी नंबर में x का वैल्यू आपका 2 है और y का वैल्यू 3। ऑप्शन हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर आते हैं। 12 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा सर एक मैट्रिक्स A है -1 2 3, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज, आप खुद इसका ऑर्डर बता सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का सर ऑर्डर लिखने के लिए हम उस मैट्रिक्स का रो देखते हैं और कॉलम, मतलब उसमें रो काउंट करते हैं और कॉलम काउंट करते हैं। उसमें नंबर्स ऑफ रो देखते हैं कितना सर, नंबर्स ऑफ कॉलम कितना। रो किसको बोलते हैं सर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन है ना, जो एलिमेंट से जो वर्टिकल लाइन बनता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो इसमें आप रो काउंट करो तो कितना, 1 है, नहीं 1 है सर, और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 1/3। लिखते हैं क्रॉस, पढ़ते हैं 3, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक ना, 1/3। ऑप्शन देखिएगा कितना नंबर, ए नंबर ऑप्शन है ना। ऑप्शन इसका देखेंगे ए नंबर। ये सब आसान क्वेश्चन रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है। कह रहा सर एक मैट्रिक्स ए है 2/2 का, इसका एलिमेंट्स 0 1 1 0, ठीक। देन ए स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर, a इंटू ए स्क्वायर, ए को a से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ होगा सर 0 1 1 0, और फिर इसी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0। खुद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू कैसे मल्टीप्लाई कर सर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इस टाइप से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो 0 को आप 0 से करेंगे तो सर 0, और 1 को 1 से करेंगे तो सर +1। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो को किससे, सेकेंड कॉलम से, इस टाइप से। तो आप करिएगा फर्स्ट रो को सेकेंड, तो 0 को सर 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो 0, नहीं। फिर इसी टाइप से सर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ए होगा सर 1 को 0 से करिए तो आपका 0, और 0 को 1 से करेंगे तो ये भी 0, और 1 को यहाँ 1 से करिए तो 1 + 0। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 0 0 1। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन बी नंबर है ना। और इसको सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन बी नंबर देख लेना, बी नंबर ऑप्शन, ये आपका दिया हुआ मैट्रिक्स। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 तो उससे भी आसान है। कह रहा सर इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, if A is any matrix, then
एनी मैट्रिक्स देन इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ के ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी जानते हैं, के बाहर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज है। ऑप्शन देख लेना, है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है। और इसमें ए प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपोर्ट सर, ए बी का ट्रांसपोज रहेगा ना, तो यहाँ होता है सर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और ए प्लस माइनस बी का यदि ट्रांसपोज रहता है ना, तो लिखते हैं सर ए का ट्रांसपोज, बी प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा माइनस, और बी का ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टी। आसान था। 15 नंबर देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और आपसे कह रहा है सर ए प्लस ए डैश इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस, है ना। तो ये ए प्लस ए डैश जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ भी है, ए प्लस ए डैश को फिर यदि डैश करें तो फिर इसी के बराबर आता है ना, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि आपसे पूछता ए माइनस ए डैश, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा सर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश रहेगा वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा सर, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए डैश रहेगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। आपको यदि इसको कोई बोलेगा सर कि इसको प्रूफ कीजिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखो जैसे आप इसको मान लो सर पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, क्लियर है ना। अच्छा, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स सर यदि सिमेट्रिक है, मान लो सर ए कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो ए डैश बराबर हमको क्या दिखाना रहता है, ए दिखाना रहता है, तो ये सिमेट्रिक होगा। यदि पी को हमको ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना, मीन्स पी उसको माने तो पी को सिमेट्रिक दिखाना, तो सर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर इसी के बराबर होना चाहिए, नहीं तो उसको सिमेट्रिक हो गया, तो आप इसको ट्रांसपोज कर दो। इधर सर पी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का डैश होगा, नहीं हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करें सर पी डैश इक्वल, देखो ए का डैश और फिर ए डैश का डैश हो जाएगा, ठीक ना। मैं इधर लिख देता हूँ, ऐसे यहाँ प्रूफ करने की सर हमको जरूरत ही नहीं, तो ऑप्शन तो आपको मैं बता दिया। ऐसे आपसे पूछ दे सर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया। आप देखो पी डैश इक्वल टू ए का डैश और प्लस ए डैश का डैश करते हैं, तो आप ए जानते हैं, आप पी डैश इक्वल टू आप लिख सकते सर ए प्लस ए डैश, है ना, कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता। तो देखो तो पी डैश बराबर क्या आ गया, पी के बराबर आ गया। इसका मतलब बोल सकते हैं सर हेंस पी किसको बोल रहे थे, ए प्लस ए डैश, कैसा मैट्रिक्स है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं सर 16 नंबर। ये इतना बताने आपको लिखने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 2, और आपसे पूछ रहा है सर देन 2a का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के ही फॉर्म में दिया। अच्छा, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको पता है 2/2, तो 2a का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर और a का डिटरमिनेंट, यही ना हम लोग पढ़े थे। यहाँ हो गए सर 4 और a का डिटरमिनेंट। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन आप देख लेना, सी नंबर ऑप्शन है। बोलिए सर कि एक आप कैसे लिख दिए, तो एक आपको मैं बताया था यहाँ प्रॉपर्टी कि सर यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स ए आई जे और किस ऑर्डर का n बाय n का है, तो के ए मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट आपको निकालना, तो k टू द पावर n और a का डिटरमिनेंट होता था k टू द पावर n और इंटू a का डिटरमिनेंट। तो ये जो क्वेश्चन आपको इसमें हमको लगता है दिया होगा। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन बाबू यही है। अच्छा चलो ठीक है, 18 नंबर भी इससे 18 में बन गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आप देख लेना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन देखो बन गया, कितना आसान है नहीं। तो ए हो गया 18 नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं सर 19 नंबर क्वेश्चन। इधर में मिटा देते हैं।
19 नंबर कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, एक तो ट्राइंगल का वर्टिसेस आपको दिया हुआ 1,0, 6,0 एंड 4,3। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो 10th वाला फॉर्मूला था उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग सर डिटर्मिनेंट मेथड से यहाँ बनाते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और डेल्टा मान रहे हैं। फॉर्मूला क्या 1/2, थर्ड रो का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे, तो यहाँ 1 होगा 6, 4 और सेकेंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट, तो 0, 0, 3 और लास्ट में 1, 1, 1। इसको एक्सपेंड करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकल के आएगा 1/2। किससे आप एक्सपेंड करेंगे सर? तो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेगा ना उसी से आप एक्सपेंड कीजिएगा। तो इसमें सर C2 में हम लोग सर मैक्सिमम जीरो दिख रहा है, या फिर आप बोल सकते सर लगातार भी जीरो इसमें, तो आप इससे एक्सपेंड करो, तो C2 से एक्सपेंड करें तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो -0 हो जाएगा और +0 है ना, तो उसको आप जीरो से फिर किसी आप कोई नंबर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर सर प्लस माइनस प्लस और फिर -3, और इसका रो और कॉलम को आप डिलीट करो, इस एलिमेंट का रो और कॉलम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो इधर हो जाएगा तो सर कितना 1 हो गया, और इधर करेंगे तो -6। डेल्टा इक्वल टू 1/2 ये बता सकते हैं। अंदर में सर -5 देगा, अब -5 को -3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस 15 और 2 से डिवाइड कर देना, नहीं तो कितना आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, यही ना आएगा। देख लेना एक बार ऑप्शन, आपका ऑप्शन देख लेना, ए नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन ए। और सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका 20 नंबर दिया हुआ, इसमें कह रहा है सर इफ डेल्टा इक्वल टू एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, पहला एलिमेंट लिख दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और आपसे कह रहा ना कि AIJ जो है ये सिंबल इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या वैल्यू ऑफ डेल्टा एज गिवन बाय, 4 गो ऑप्शन है आपके पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला A11 कोफैक्टर है, इस कैपिटल लिखा हुआ, तो A31 है प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। बी नंबर A11 कैपिटल मतलब कोफैक्टर है लिखा हुआ, और स्मॉल मतलब एलिमेंट्स है, A21 प्लस A13 कैपिटल A31। सी नंबर A22 A12 प्लस A23 A13, और लास्ट डी A21 A21 प्लस A31 A31। देखो मैं क्वेश्चन इसीलिए लिखा हूँ ताकि आप ये बात को समझ सके ना, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है आप NCERT बुक में देखना, NCERT बुक में अच्छा इस कंसेप्ट को यदि समझना चाहते तो पेज नंबर आप देखिएगा, NCERT में 124 मतलब 124 नंबर पेज नंबर देखिएगा NCERT में ना, NCERT आप देखेंगे पेज नंबर 124। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है सर कि इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखिए ये जो आपका है ये सब, ये जो कैपिटल 31 लिखा हुआ या फिर कैपिटल A जो लिखा हुआ को फैक्टर है, और ये एलिमेंट्स है इसका, ठीक ना। तो देखिए उसमें आप पढ़िएगा सर कि किसी रो का जो किसी रो या कॉलम का सम करेंगे और उसका विथ को फैक्टर यदि आप मल्टीप्लाई करें तो उसका सर डिटर्मिनेंट निकलता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा। लेकिन किसी रो या किसी कॉलम को लेते हैं और उसका सर अदर रो और कॉलम का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उसका उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है सर वो 0 होता है, ठीक ना। तो यदि आप इसका यदि बात करिएगा तो ये कौन सा यदि फर्स्ट रो लिया गया, नहीं फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और यदि आप
कोफैक्टर का बात कीजिएगा तो कोफैक्टर का बात कीजिएगा तो कौन सा रो है सर, थर्ड रो, मतलब ये थर्ड रो है ना। तो फर्स्ट रो और उसका सर थर्ड कोफैक्टर को यदि आप मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू होगा 0। तो जिस रो या कॉलम को आप ले रहे हैं उसी का कोरस्पॉन्डिंग सर आपका कोफैक्टर को यदि प्रोडक्ट करके आप सम करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है सर। तो देखो इसका आंसर ये फर्स्ट रो लिया गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट आपका दिख रहा है और उसी रो और कॉलम का मतलब उसी रो का कोफैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब सर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं सर, किसी रो या किसी कॉलम को लीजिए और उसी रो या कॉलम का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके यदि सम करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालता है सर। और दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है सर कि किसी रो या कॉलम को आप ले रहे हैं और उस रो उसके अदर रो और कॉलम का कोफैक्टर यदि लेकर आप ये प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यदि आप इसमें 0 भी यदि आपसे पूछ सकता था तो ये सब यदि देता फिर आप मान लीजिए सेकेंड रो देता, थर्ड रो देता और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर देता, ठीक ना, और इसमें से आपका फिर एक अदर दे देता तो उसका डिटर्मिनेंट इसमें 0 होता। तो अदर यदि कोफैक्टर को आप ले रहे हैं तो अदर कोफैक्टर लेके यदि सर उस एलिमेंट को प्रोडक्ट करके यदि सम कर रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो ये बात आप समझे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं इस टाइप से क्वेश्चंस आपको समझा के ये मैं बता रहा हूँ ताकि ये तो आप चाहते हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, नहीं डायरेक्ट आपका सर आंसर क्या होगा, 10 का क्या होगा, 11 क्या होगा, लेकिन मैं आपको समझा के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो इस टाइप से ऐसा किसी तरह से भी क्वेश्चंस आपका यदि एग्जाम में रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।